हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एमएस एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट, एमपी टेट, सी टेट और इग्नू एवं डीएलएड पाठ्यक्रम पर आधारित जो कि बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, उनमें से बाल विकास एवं शिक्षण विधियों में से 30 प्रश्नों का व्याख्यात्मक उत्तर सहित हम लोग हल करेंगे उसे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्न में से कौन समस्यात्मक बालक का चिन्ह नहीं है। पहला है प्रतिभाशाली, दूसरा है सामाजिक दृष्टि से कुसमायोजित, तीसरा है संवेगात्मक असंतुलित और चौथा है अपराधी। तो इसका सही आंसर होगा प्रतिभाशाली, क्योंकि समस्यात्मक बालकों से बालकों से तात्पर्य होता है जो परिवार, कक्षा या विद्यालय में भांति भांति की समस्याएं उत्पन्न करते हैं। प्रतिभाशाली होना समस्यात्मक बालकों का चिन्ह नहीं है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपने को पुस्तकीय ज्ञान के प्रति व्यवस्थित करने की योग्यता कौन सी बुद्धि कहलाती है। ऑप्शन है मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, जड़ बुद्धि और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा अमूर्त बुद्धि, क्योंकि अपने को पुस्तकीय ज्ञान के प्रति व्यवस्थित करने की योग्यता अमूर्त बुद्धि या जिसे हम सैद्धांतिक बुद्धि के नाम से जानते हैं वो कहलाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अभिप्रेरणा हो सकता है नकारात्मक, सकारात्मक, भावात्मक या ए और बी दोनों। इसका सही आंसर होगा अभिप्रेरण सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है, यानी कि इसका आंसर डी नंबर का सही होगा, ए और बी दोनों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समस्या समाधान अधिगम का प्रत्यक्ष संबंध है चिंतन स्तर से, स्मृति स्तर से, अवबोध स्तर से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा समस्यात्मक समाधान अधिगम का प्रत्यक्ष संबंध चिंतन स्तर से होता है, चिंतन स्तर से होता है। क्वेश्चन नंबर 5। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, किसने कहा था। क्रोल एवं ब्रूस ने, या क्रो एंड क्रो ने, मैकडूगल ने या कोहल वर्ग ने। तो ये कथन हमारा जो सही है ये है क्रो एंड क्रो का, क्योंकि सृजनात्मकता संबंधी यह कथन क्रो एंड क्रो ने दिया था। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 6 नंबर। मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। 130 से 140 कम, या 190 से 110 से कम, या 80 से 85 से कम, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा 80 से 85 से कम होना चाहिए। वो बालक मंद बुद्धि बालक कहलाते हैं, क्योंकि वे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 80 या 85 से कम होती है प्रायः वो मंद बुद्धि बालक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन। निम्न में से जन्मजात प्रेरक नहीं है पुरस्कार, भूख, प्यास, निद्रा। तो इसका सही आंसर होगा भूख है, पुरस्कार है, प्यास है और निद्रा दी हुई है। इसका थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। जन्मजात अभिप्रेरक वे अभिप्रेरक होते हैं जो व्यक्ति में जन्म से पाए जाते हैं, जैसे भूख, प्यास, विश्राम, निद्रा आदि। जबकि पुरस्कार, प्रशंसा, दंड कृत्रिम प्रेरक हैं। हमसे पूछा क्या जा रहा है, जन्मजात प्रेरक नहीं है। नहीं का भी थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इसलिए यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं भूख भी है, प्यास भी है और निद्रा भी दी हुई है, इसलिए पुरस्कार जो होगा ये हमारा सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। समावेशी शिक्षा का निर्धारण कई स्तरों पर होता है। ये स्तर बालकों के अनुरूप निर्धारित किए जाते हैं जो निम्न प्रकार हैं। पहला शारीरिक रूप से भिन्न, दूसरा मानसिक रूप से भिन्न, शैक्षणिक रूप से भिन्न या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा शैक्षणिक रूप से भिन्न होना चाहिए, क्योंकि समावेशी शिक्षा का निर्धारण मुख्यतः शैक्षणिक रूप से भिन्न स्तर के बालकों के अनुरूप किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। पुनर्बलन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। पुनर्बलन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। पहला नंबर बंडूरर ने किया था, या स्किनर ने किया था, वाटसन ने किया था, या थॉर्नडाइक ने किया था। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा स्किनर। स्किनर सही आंसर हो, क्योंकि पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रतिपादन स्किनर के द्वारा ही किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन न्यूनतम प्रभावी शिक्षण विधि है। शिक्षण की प्रभावी विधि मानी गई है। कक्षा में रटना, समस्या समाधान, कक्षा में वाद विवाद, पैनल विचार विमर्श। तो इसका सही आंसर हम देख लेते हैं। इसका सही आंसर होगा कक्षा में रटना, क्योंकि कक्षा में रटना जो होता है न्यूनतम प्रभावी शिक्षण विधि ही माना जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। बालकों के समस्यात्मक व्यवहार के कारणों में सम्मिलित नहीं है।
गरीबी, अत्यधिक दुलार, मनोरंजन की सुविधा या अनैतिक बर्ताव। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, सही आंसर होगा इसका मनोरंजन की सुविधा। ये इसका सही आंसर, क्योंकि मनोरंजन की सुविधा बालकों के समस्यात्मक व्यवहार के कारणों में सम्मिलित नहीं है, इसलिए इसका आंसर सी नंबर का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, गणितीय संबंधी समस्या कहलाती है एफेजमा, डिस्प्रेक्सिया, असंबुल्या या डिस्कैल्कुलिया। तो इसका जो सही आंसर होगा, आंसर नंबर होगा इसका डी। ये इसका सही आंसर, क्योंकि गणित संबंधी जो समस्या होती है वो डिस्कैल्कुलिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत कितने वर्ष तक के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्राप्त किया गया है। तो इसके ऑप्शन है 1 से 5 वर्ष, 15 से 18 वर्ष या 6 से 14 वर्ष। तो इसमें सबको पता है कि 2009 का जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है उसमें कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के, यानी कि 6 से 14 वर्ष के जो आयु के बच्चे होते हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। तर्क के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? 4 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं या होते ही नहीं। तो इसका सही आंसर होगा इसके 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है निगमन तर्क और दूसरा होता है आगमन तर्क। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने अथवा नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। ये किसके अनुसार कहा गया है? ये कथन किसका है, यानी कि गुड का है या ड्रेबर का है या स्किनर का है या फ्रोबेल साहब का है। तो इसका सही आंसर होगा यह कथन सीबी गुड का है, सीबी गुड का है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, खेल पर आधारित शिक्षा व्यवस्था है मांटेसरी और किंडरगार्टन विधि या प्रोजेक्ट विधि या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी नंबर वाला, यानी कि ए और बी दोनों, क्योंकि खेल पर आधारित शिक्षा व्यवस्था है किंडरगार्टन विधि, मांटेसरी विधि, प्रोजेक्ट विधि, डाल्टन विधि और बेसिक की विधियां जो होती हैं ये सभी विधि खेल पर आधारित होती हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17, संवेगात्मक विकास के किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? किशोरावस्था या बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था या ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा किशोरावस्था, किशोरावस्था इसका सही आंसर होगा, क्योंकि संवेगात्मक विकास के किशोरावस्था में तीव्र परिवर्तन होता है। 18 नंबर क्वेश्चन, क्रिया और खेल के आधार पर किस अवस्था में शिक्षा दी जानी चाहिए? पूर्व बाल्यावस्था या प्रौढ़ावस्था या शैशवावस्था। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर का, बाल्यावस्था में क्रिया और खेल के आधार पर शिक्षा दी जानी चाहिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। सुजनन शास्त्र का पिता कहा जाता है, सुजनन शास्त्र का पिता कहा जाता है गाल्टन को या गुथरीक को, वुडवर्थ को या डगलस एवं हालैंड को। क्वेश्चन नंबर 19, इसका सही आंसर होगा ए नंबर का, गाल्टन। फ्रांसिस गाल्टन को सुजनन शास्त्र का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, भाषा विकास सिद्धांत के प्रतिपादक हैं चोम्स्की हैं, इरिक्सन हैं, पियाजे हैं या फ्राइड हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर का, चोम्स्की। भाषा विकास सिद्धांत के प्रतिपादक चोम्स्की को ही माना जाता है। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार संवेगात्मक गामक अवस्था की आयु है 2 से 6 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, 2 से 4 वर्ष या 4 से 7 वर्ष। तो पियाजे के अनुसार जो संवेगात्मक गामक अवस्था मानी गई है वो अवस्था होती हमारी जन्म से 2 वर्ष तक के बीच की होती है। यह ज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था भी मानी जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, मनोविज्ञान का सबसे पुराना संप्रदाय माना जाता है संरचनावाद को, व्यवहारवाद को, प्रकार्यवाद को या गेस्टाल्टवाद को। तो इसका सही आंसर जो होगा ए नंबर का होगा संरचनावाद, क्योंकि संरचनावाद को मनोविज्ञान का सबसे पुराना संप्रदाय माना जाता है। इसकी स्थापना अनौपचारिक रूप से 1879 ईस्वी में विल्हेम वुंड द्वारा तथा औपचारिक रूप से 1898 ईस्वी में ईवी टिचेनर द्वारा की गई थी। आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाया जा रहा है। आप MS एकेडमी पर ज्वाइन बने रहिए, अपने इष्ट मित्रों को भी जोड़िए।
और इसमें गारंटी के साथ आपसे वादा किया जा रहा है कि इस चैनल में आप वीडियो देखने के बाद पूरी तरह से सेटिस्फाइड होंगे और 100% आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जुंग ने सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर व्यक्तियों को कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में बांटा है, या 2 भागों में, या 3 भागों में, या 8 भागों में बांटा है? तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर का, 3 भागों में। जुंग ने सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर व्यक्तियों को 3 भागों में क्रमशः, कौन कौन से भाग हैं सुन लेते हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी में बांटा है इनको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। समाजीकरण का प्रमुख कारक है? परिवार है, राजनीतिक दल हैं, आनुवंशिकता है, या ए और सी दोनों हैं? तो इसका सही आंसर होगा परिवार, क्योंकि परिवार समाजीकरण का प्रमुख कारक माना गया है। क्वेश्चन नंबर 25। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के किस पहलू की उपेक्षा की गई है? सामाजिक पहलू की गई है, या राजनीतिक पहलू की, या सांस्कृतिक पहलू की, या जैविक पहलू की? तो इसका जो सही आंसर होगा डी नंबर का, जैविक पहलू की उपेक्षा, क्योंकि इसका जो सही आंसर है वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के जैविक पहलू की उपेक्षा की गई है। अब देखिए बहुत ही बढ़िया एक क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है यदि श्याम की मानसिक आयु, क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। यदि श्याम की मानसिक आयु 12 वर्ष तथा वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? कह रहा बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 100 होगी, 140 होगी, या 120 होगी, या 130 होगी? तो जैसा कि हमें पता है बुद्धि का सूत्र होता है, यहाँ पे हम देख लेते हैं, बुद्धि का सूत्र बराबर होता है मानसिक आयु बटे नीचे देख लेते हैं वास्तविक आयु, और यहाँ पे 100 का हम गुणा कर देते हैं। ठीक है, जब 100 का गुणा कर देते हैं तो इस प्रकार से ये हमारा सूत्र निकल आता है। अब आगे देख लेते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है हमें। तो सॉल्व करने के लिए इसको क्या करेंगे, बराबर लगा करके करेंगे। 12 तो उसकी 12 वर्ष हो गए, वास्तविक आयु हो गई, जो उसकी मानसिक आयु है वो 12 वर्ष की है, गुणे यहाँ पे हमने 100 कर दिया, और बटे में उसकी वास्तविक आयु कितनी है, तो वास्तविक आयु उसकी 10 वर्ष है। अब इनको अगर हम काटेंगे तो इसको काटने पे यहाँ पे कितना आया, 10 आया, और ये कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। यानी कि श्याम की बुद्धि लब्धि क्या है, 120 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूल की एक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? ये कथन किसका है कह रहे हैं, तो इसको थोड़ा देख लेते हैं हम। 27 नंबर का उपरोक्त कथन जो है, ऊपर जो कथन दिया गया है वो स्कैनर का है। स्कैनर साहब यहाँ पे लगा हुआ है, स्कैनर का ये कथन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। अधिगम के अभ्यास में तत्परता के नियम के प्रतिपादक हैं? थॉर्नडाइक हैं, स्किनर हैं, ब्रूनर हैं, या पियाजे हैं? तो जो अधिगम के अभ्यास एवं तत्परता के नियम के प्रतिपादक हैं वो हैं अमेरिकी वैज्ञानिक एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। ए नंबर का इसका ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है? शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था, या ए और बी दोनों? तो इसका सही आंसर होगा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। बुद्धि के एक कारक सिद्धांत के समर्थक हैं टर्मन और बिने, स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक, या थर्स्टन? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा टर्मन, बिने एवं स्टर्न, यानी कि टर्मन, बिने और स्टर्न है। इसका आंसर ये होगा आंसर नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों इस प्रकार से 30 प्रश्नों की हमारी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की जो शिक्षण विधियां हैं उससे रिलेटेड हमारा ये वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा MS एकेडमी में ज्वाइन करिएगा, और इसी तरह धड़ाधड़ आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के, इन्वायरमेंट के, हिंदी के, और अगर आप सबकी चाह रही, आप सबका आशीर्वाद मिला तो इसमें संस्कृत और गणित के भी चैप्टर ला करके और बहुत एक्सप्लेन करके अच्छे से आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा, ताकि आप अपने लक्ष्य तक, जो आपने लक्ष्य बना रखा है उस लक्ष्य तक पहुंच सकें और अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सकें। दोस्तों इसी के साथ MS एकेडमी में बार बार मैं आप फिर कह रहा हूं आपका स्वागत है। अब लेते हैं विदा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।